नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अनादि टीवी का खास कार्यक्रम सत्ता का फाइनल। मध्य प्रदेश की राजनीति का यह सबसे दिलचस्प दौर है। जिस महाराज की चौखट पर कभी कांग्रेस के दिग्गज नेता हाजिरी लगाने में खुद को गौरवान्वित महसूस करते थे, वही महाराज अब अपने समर्थकों की खातिर भाजपा नेताओं की देहरू पर जा पहुंचे। अब भले ही तंज कसे कांग्रेस, लेकिन राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस प्रकार से खुद को बदला है, उससे उनके समर्थकों के साथ विरोधी भी हैरान है। सिंधिया ने जिस प्रकार से अपने समर्थकों के लिए मोर्चा संभाला है, उससे उन कांग्रेसियों को भी एक तरह से संकेत मिला है जो कांग्रेस में घुटन महसूस कर रहे हैं। सिंधिया के इस मास्टर दाव से कांग्रेस सख्ते में है और मालवा की राजनीति में ताई की अघोषित रिटायरमेंट और भाई यानी कैलाश विजयवर्गीय की दमदार मौजूदगी में सिंधिया की एंट्री क्या रंग लाएगी, इस पर सबकी निगाहें होगी। तो आज सत्ता के फाइनल में हम आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन इसके पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उपचुनाव से पहले सिंधिया का इंदौर उज्जैन दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है। मालवा के दौरे पर पहुंचते ही सिंधिया ने कांग्रेस पर निशाना साधकर अपनी मंशा जाहिर कर दी है। सिंधिया ने कहा, 15 महीनों की कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार था। कांग्रेस सरकार में जो वादा खिलाफी देखी, ऐसी स्थिति मैंने कभी नहीं देखी। हमारे साथियों ने ऐतिहासिक निर्णय लिया। अत्याचारी और दोगली सरकार के खिलाफ साथियों ने इस्तीफा दिया और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सदस्यता ली। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की त्रिमूर्ति के नेतृत्व में भारत का विकास सुनिश्चित है और देश की अखंडता और एकता उनके हाथों में सुरक्षित है। पूर्व की कमलनाथ सरकार में बार बार जनता की आवाज उठाई गई, लेकिन सुनी नहीं गई। आने वाले उपचुनाव में उन्हें जनता सबक सिखाएगी। कांग्रेस छटपटा रही है उनकी कुर्सी जाने की वजह से। वे चाहते हैं कि कैसे भी हो कुर्सी उन्हें मिल जाए। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। हम केवल जनता के विश्वास पर खरे उतरना चाहते हैं। मैं जनसेवक था, हूं और रहूंगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया यहीं नहीं रुके। उन्होंने कांग्रेस पार्टी द्वारा किए जा रहे निजी हमलों पर कहा कि कांग्रेस से कोई अपेक्षा नहीं है। मेरी दादी ने सत्य का रास्ता अपनाया था। पिताजी ने सत्य का झंडा उठाया, उसी के अनुरूप मैंने सत्य का झंडा उठाया। मैं कांग्रेस के नेताओं का नहीं, बल्कि केवल जनता के सवालों का जवाब दूंगा। अपने पहले जिस तरीके से मालवा के दौरे पर पहुंचते ही कांग्रेस पर निशाना साधा, उससे साफ है कि उन्होंने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। वर्तमान में कांग्रेस छटपटा रही है जनता की सेवा के लिए नहीं, छटपटा रही है वादों पे खड़े उतरने के लिए नहीं। कांग्रेस छटपटा रही है क्योंकि उनकी कुर्सी चाहिए, और खास करके कांग्रेस के नेता। आज कांग्रेस में काबिलियत पर प्रश्न चलाया जाता है।
और ये दुख की बात है। कांग्रेस से कोई एक्सपेक्टेशन रखना हम लोगों को नहीं होना चाहिए। उनको तो जैसे मैंने कहा ना कि केवल कुर्सी की चिंता है। कुर्सी खिसक गई और मुझे इस बात का गर्व है कि जिस तरीके से मेरी दादी ने सत्य का रास्ता अपनाया था डीपी मिश्रा जी की सरकार के समय में, जिस तरीके से मेरे पूज्य पिताजी ने सत्य का सामना उसका झंडा उठाया था मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस खड़ा करके, उसी तरह उसी परिवार की एक परंपरा को आगे लेते हुए मैंने सिंधिया जी ने सरकार गिराई तो 2 वक्तव्य उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में जाके अपने भाषण में प्रमुख रूप से कहे थे। एक, उन्होंने कहा कि मैं सम्मान के लिए राजनीति करता हूं, और दूसरा उन्होंने कहा कि जन सेवा मेरा प्रमुख लक्ष्य है। मेरी फैमिली विरासत है, ज्योतिरादित्य जी की फैमिली विरासत है कि जन सेवा उसका मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि मुझे कहा कि सड़क पे आ जाओ, तो मैं सड़क पे आ गया, सरकार को भी सड़क पे ला दिया। उन्होंने ये निर्णय लिया और मैं मानता हूं कि वो सफल हो गए। उन्होंने एक दिन कहा टाइगर भी जिंदा है। पिछले 5 महीने में पहली बार आज तक ग्वालियर चंबल जनसेवा के लिए टाइगर नहीं गया, और जंगल राज में आज आए हैं इंदौर उज्जैन के दौरे पे। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं कि उन अतिथि शिक्षक और अतिथि विद्वानों के लिए आप सड़क पे आए। आप एक बार तो शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिख देते, अपनी बात कह देते कि इनका क्या करना है, क्यों नहीं कर रहे हैं ऐसा। तो एक बार कमलनाथ ने सिंधिया को सड़क पर उतरने की चुनौती दी थी तो सरकार सड़क पर आ गई। अब कांग्रेस फिर चुनौती दे रही है और सिंधिया फिर से मैदान में है। तो लगता है कि कमलनाथ का फिर से बतौर मुख्यमंत्री झंडा वंदन का सपना महज सपना ही रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। जी हाँ, सिंधिया फिर मैदान में है तो लगता तो ऐसा ही है कि कमलनाथ का फिर से बतौर मुख्यमंत्री झंडा वंदन का सपना रहने वाला है। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ गए हैं अनादि टीवी के एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर और एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया। भटनागर जी, सीधा सवाल आपसे ही कि जो सिंधिया ने कहा है कि कांग्रेस से उम्मीदें रखना गलत है, तो कुछ उम्मीदें उन्होंने रखी थी वो टूट गई, कुछ उम्मीदें हमने देखा पड़ोसी राज्य पायलट ने भी रखी थी। अब बीजेपी की उम्मीद सिंधिया से जुड़ी हुई है, तो सिंधिया को क्या उम्मीद होंगी बीजेपी से, और बीजेपी में जो उनके लोग हैं उनको क्या उम्मीदें होंगी सिंधिया से? देखिए मनोज, मुझे लगता है कि जो भी दोनों को एक दूसरे से उम्मीदें थी, जब ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए तभी मुझे लगता है कि सारी चीज़ों पे बातचीत हो गई होगी। क्योंकि सिंधिया जब अभी बीजेपी में आए हैं, राज्यसभा में निर्वाचन होने के बाद भी बड़े सहज तरीके से वो बीजेपी में लोगों से घुल मिल रहे हैं। आज जो उनका उज्जैन आने इंदौर का जो दौरा बना है, चूँकि आज महाकाल की सवारी का आखिरी सोमवार है और इसमें सिंधिया घराने के शामिल होने की परंपरा रही है, उसी परंपरा के तहत वो आज आए हैं। तो इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए वो इंदौर में भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिल रहे हैं। दोनों जगह इंदौर के पार्टी कार्यालय में भी जाएंगे वो, और उज्जैन में उन्होंने जो भी प्रमुख नेता हैं पारस जैन, मोहन यादव, सबके घर जाके मुलाकात की है। तो वो भारतीय जनता पार्टी में अब आने के बाद धीरे धीरे अपनी सक्रियता बढ़ा रहे हैं
और चूंकि उनकी स्वीकार्यता, खास करके सिंधिया राज घराने की स्वीकार्यता बीजेपी में हर कार्यकर्ता के, हर नेता के दिमाग में है, इसलिए मुझे लगता है कि वह सिर्फ एक औपचारिकता, जो वो कांग्रेस भी कह रही है, तो एक औपचारिकता निश्चित तौर पे है, लेकिन यह भी हाल इसे चुनाव के हिसाब से कि मालवा के चुनाव से मुझे लगता है कि उससे जोड़ना भी ठीक नहीं है। निश्चित तौर पे वो दौरे करेंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ शिवराज सिंह चौहान भी साथ में दौरे करेंगे, तो मुझे लगता है तब वो चुनाव का स्वरूप होगा। लेकिन आज का एक उनका औपचारिक यात्रा है जिसमें वो महाकाल की सवारी में शामिल होने आए हैं, और इसी कारण से वो उज्जैन के नेताओं से भी मिले और भोपाल, इंदौर में भी जो है बीजेपी के नेताओं से मिलेंगे, पार्टी कार्यालय में जाएंगे। सब नई परंपरा है, वो बीजेपी को अपने में आत्मसात कर रहे हैं। बीजेपी तो मुझे लगता है कि उन्हें कर चुकी है जी। तो ये उसी का एक वो है। प्रभु जी, मान लिया जाए कि चुनाव में अगर समय है, लेकिन अगर इसको ऐसे मान ले, देखे जाए कि वो भाजपा ने उनको ये जिम्मेदारी दे दी है कि जो सिंधिया समर्थकों के कारण जो नाराज़गी जिन नेताओं की, उनको मनाने का जिम्मा भी सिंधिया को दे दिया है। इसको इस तरीके से देखें, क्योंकि रमेश मेंदोला मंत्री नहीं बनाए गए, रमेश मेंदोला प्रभारी भी हैं सावेर के, तो उनसे मुलाकात का समय था। हालांकि कैलाश जी के बारे में खबर है कि वो पश्चिम बंगाल में थे, वो पूर्व से नियोजित उनका दौरा था, लेकिन अगर सिंधिया जाते हैं तो आकाश विजयवर्गीय और मेंदोला उनकी अगवानी करेंगे। देखिए मनोज जी, कैलाश विजयवर्गीय इंदौर के चुनावी जादूगर हैं। मालवा अंचल में भारतीय जनता पार्टी चुनाव की कमान उनको पहले भी देती रही है, और उनके जो सिपह सलार हैं वो रमेश मेंदोला होते रहे हमेशा से। अब हालांकि आकाश विजयवर्गीय भी उसमें शामिल हो गए हैं, चूँकि विधायक बन गए हैं, तो इसीलिए रमेश मेंदोला को सांवेर का प्रभारी बनाया गया है चुनाव का, क्योंकि कैलाश जी पश्चिम बंगाल में व्यस्त हैं, और दोनों के जो युगल नेतृत्व है वो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की राह आसान कर सकता है। जहाँ तक बात विरोध की है, तो एमपी जो क्रिकेट क्लब का चुनाव है, एमपीसीए का चुनाव जी, मध्य प्रदेश का, तो उसमें जो है सिंधिया और कैलाश जी आमने सामने होते रहे हैं, लेकिन चूंकि एक पार्टी में आ गए हैं, और पिछले चुनाव में ये देखा गया कि एक तरीके का गठबंधन दोनों के बीच में हो चुका था। बिल्कुल, तो उसके कारण वो संघर्ष भी खत्म हो गया है कि जिसको कहें कि दोनों विरोधी दल के हैं। लेकिन ये जो रमेश मेंदोला को मंत्री ना बनाने की बात, या कैलाश विजयवर्गीय के लोगों को तवज्जो ना देने का जो मामला है, वो सिंधिया के भाजपा में आने के बाद शुरू नहीं हुआ है, ये पहले से लगातार चलता रहा है। जब कैलाश विजयवर्गीय ने मंत्री पद छोड़ा था, उसके बाद से शिवराज सिंह चौहान ने अपनी पिछली सरकार में इंदौर से किसी को भी मंत्री नहीं बनाया था, क्योंकि कैलाश जी का दबाव था कि रमेश मेंदोला के उनके किसी समर्थक को बनाया जाए, और शिवराज जी नहीं चाहते थे कि उनको एकोमोडेट किया जाए कैबिनेट में। इसलिए न तो उनके पक्ष के लोग आए थे, ना बाहरी पक्ष के लोग आए थे। तो इसलिए इसको यदि सिंधिया से विरोध से जोड़ के देखें तो मुझे नहीं लगता कि ये उचित होगा। लेकिन चुनावी खेल है, चूँकि सत्ता का मामला है, तो स्वाभाविक तौर पर कि जब सब नेता एक साथ मिलेंगे, एक होते हुए दिखाई देंगे, तो विरोध का स्वर दबता है जी। जो कांग्रेस आज ऊंचे स्वर में बात कर रही है, तो यदि कैलाश जी और सिंधिया एक साथ खाते हुए एक पेट में दिख जाएं, हम निवाला होते हुए दिख जाएं, उनके लोग साथ घूमते हुए दिख जाएं, तो शायद कांग्रेस का मॉरल डाउन होगा, और सांवेर चुनाव को लेकर जो भी उम्मीद लगा कर बैठी है उसमें भी उनको नीचा देखना पड़ेगा। तो ये कोशिश एक करने की भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है, उसी कड़ी में ये दौरा हो रहा है सिंधिया का। और जैसा भटनागर जी ने बताया है कि परंपरागत ढंग से सिंधिया परिवार महाकाल की अंतिम सवारी की अगवानी करता रहा है, जो उनकी छतरी है उसके पास, तो वो परंपरा उनकी आज भी निभाने के लिए ज्योतिरादित्य आए हुए थे। और जब वो वहाँ आते हैं तो वो इंदौर जाते हैं, इंदौर में अपने लोगों से, पहले कांग्रेस में थे तो कांग्रेस के लोगों से मिलते थे, अब भारतीय जनता पार्टी में तो एक जो नया परिवार जुड़ा है भाजपा का, उससे अपने मधुरता बढ़ा रहे हैं, उनसे संबंध अपने घनिष्ठ कर रहे हैं। मैं आऊँगा आप दोनों के पास। अभी हमारे जो पॉलिटिकल एडिटर हैं सीनियर ललित उपमन्यु, मालवा की राजनीति की खासी समझ रखते हैं, उनकी क्या राय है इस पर, पहले हम अपने दर्शकों को वो भी बताते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने दो चुनौतियां थी इसमें। एक तो ये कि वो जब से बीजेपी में आए थे तो उन्हें अपने को खुद को महाराजा वाली जो उनकी इमेज है, जिसके मामले में वो कांग्रेस में जाने जाते थे, दरबार की राजनीति या महल की राजनीति, उससे बाहर आना था, क्योंकि बीजेपी में इस तरह की राजनीति कमोवेश नहीं चलती है। और दूसरा, उन्हें इस बात का भी डर था कि बीजेपी वाले मुझे स्वीकार करें नहीं करें, खासतौर से जो उनके समकक्ष उम्र के लिहाज से या अनुभव के लिहाज से जो उनके समकक्ष नेता हैं वो। तो सिंधिया इतने शार्प लीडर हैं कि उन्होंने बहुत जल्दी इन दोनों चीज़ों को पढ़ लिया, जो कि उनके परिवार में कहीं ना कहीं पृष्ठभूमि में जनसंघ, भाजपा सब कुछ रहा है, तो उन्हें बेसिक चीज़ें बीजेपी को लेकर मालूम थी, इसलिए उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। और उसीलिए उन्होंने बहुत जल्दी अपने आप को पूरा बदल डाला। ऐसा लगने लगा है कि वो तकरीबन भाजपा का हिस्सा हो गए।
जो थोड़ी बहुत खामियां, थोड़ी बहुत नाराजगियां, थोड़ी बहुत असहमतियां उनके साथ और भाजपा के पुराने नेताओं के साथ थी, अब वो उन दरारों को वो भरने में लगे हैं, या दरारें न भी हैं तो संबंधों को नए सिरे से शुरू करने में, उन्हें मजबूत करने में लगे। और यही वजह है कि वो ना छोटा नेता देख रहे हैं, ना बड़ा नेता देख रहे हैं, ना पूर्व विधायक देख रहे हैं, ना वर्तमान विधायक देख रहे हैं। जहां उन्हें लग रहा है कि यहाँ जाया जा सकता है वहाँ वो जा रहे हैं। अब वो चूजी भी नहीं रहे, मतलब कि किसी खास से ही मिलना है, किसी खास से नहीं मिलना है, जो कभी किसी ज़माने में उनकी पॉलिटिक्स के बारे में कहा जाता था। और उनका ये बदलाव बेशक उनको बीजेपी में एक नए मुकाम पे ले जाएगा, क्योंकि बीजेपी इसी तरह की राजनीति की हामी है कि आप सहज रहें और केबिन की राजनीति के बजाय मैदानी राजनीति करें। भटनागर जी, जिस प्रकार से ग्वालियर चंबल की अपेक्षा की बात की जीतू पटवारी ने कि वो ग्वालियर चंबल नहीं जा रहे हैं, और अटल जी की दूसरी पुण्यतिथि पे जिस प्रकार से कांग्रेसियों ने उनको याद किया, जीतू पटवारी ने या दिग्विजय सिंह ने, ग्वालियर से भी उनका गहरा नाता रहा, तो इन दोनों में कोई सामंजस्य देखते हैं आपकी? पहले राम धुन, फिर कृष्ण जी, अब अटल जी। देखिए, मुझे लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया निश्चित तौर पर जाएंगे ग्वालियर चंबल में। आज मैंने जैसे बताया कि प्रभु ने भी बताया जी कि आज महाकाल की आखिरी सवारी है, इसलिए उनका उज्जैन आना एक स्पेशल कारण है। दूसरी बात कि वहाँ पे तो उनके परिवार का राजनीतिक असर है ही सही ग्वालियर चंबल संभाग में, और वो निश्चित तौर पे उन्हें उसका लाभ मिलता रहा है। अब बीजेपी प्लस सिंधिया का अपना खुद का वोट बैंक, जो सिंधिया राज परिवार का वोट बैंक है, दोनों मिलके मुझे लगता है कि कांग्रेस चाहे वहाँ पे राम मंदिर की धुन बजाए, अटल जी को याद करे या जो भी उपाय करे, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी और ज्योतिरादित्य सिंधिया मिलके कांग्रेस पे बहुत भारी पड़ेंगे। और पहले भी कई बार मैं इस कार्यक्रम में कह चुका हूँ कि सबसे बड़ी बात कांग्रेस के सामने उम्मीदवारों का संकट है। अभी तो कांग्रेस को उम्मीदवार तय करना है, क्योंकि बीजेपी के जो लोग कांग्रेस छोड़कर आए हैं वो उम्मीदवार बन चुके हैं, वो अपना काम शुरू कर चुके हैं, अपने क्षेत्र में चुनाव के अनुरूप सक्रिय हो चुके हैं, चाहे वो सरकार में शामिल हुए मंत्री हों या जो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए, केवल विधायक थे कांग्रेस के और अब फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो सारे लोग सक्रिय हैं, उनका पूरा फोकस चुनाव पे है। लेकिन कांग्रेस में अभी ये तय नहीं है कि उनके सामने आएगा कौन, तो एक संकट कांग्रेस के लिए बड़ा है। जी, एक और चीज़ आज सिंधिया ने कही कि कांग्रेस से उम्मीद वाली जो बात थी, इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सत्य पराजित हो परेशान हो सकता, पराजित नहीं। कमोबेश कुछ दिन पहले यही लाइन सचिन पायलट ने दोहराई थी, और आज उन्होंने अपरोक्ष रूप से राहुल गांधी का भी जिक्र किया कि केवल आप ट्विटर पे, फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे राजनीति करके अपनी राजनीति नहीं चमका सकते, पार्टी को आगे नहीं ले जा सकते। पहली बार ऐसा हुआ कि सिंधिया ने 5 महीने पहले जब कांग्रेस छोड़ी थी तो राहुल गांधी को निशाने पर लिया है। तो मान लिया जाए कि अब राहुल के साथ साथ कांग्रेस के जो बाकी नेता जिन्होंने पहले सिंधिया के बारे में जो कुछ कहा और सिंधिया ने उनके बारे में जो कुछ कहा कि टाइगर जिंदा कह के चेताया, तो आगे ये लड़ाई और खुलकर सामने आएगी और निशाने पर और भी कांग्रेस के दिग्गज होंगे। देखिए, निश्चित तौर पे अब वैसे सिंधिया जी का इस तरह का नेचर नहीं रहा है, लेकिन अब चूंकि अब वो भारतीय जनता पार्टी में है, राहुल गांधी अब उनके दोस्त होने के अलावा प्रतिद्वंदी है राजनीतिक, तो निश्चित तौर पे वो राहुल गांधी के ऊपर निशाना साधेंगे। और दूसरी बात सचिन पायलट की जो आपने कही है, तो ज़मीनी राजनीति करके सचिन पायलट ने राजस्थान के अंदर मेहनत की थी और उसी की बदौलत वहाँ पे सरकार बीजेपी कांग्रेस जो है बना पाई। लेकिन यही ज़मीनी राजनीति अब सिंधिया ने भी यहाँ पे बहुत मेहनत की थी, कांग्रेस में रहते हुए भी मेहनत की थी। पूरे मध्य प्रदेश के चुनाव में सबसे ज़्यादा मांग उनकी थी और उन्होंने दौरे किए थे गुटबाजी से हटके। पहले आमतौर पे होता था कि गुटबाजी के आधार पे कांग्रेस नेता अपने अपने समर्थकों के यहाँ दौरे करते थे, लेकिन चूंकि सिंधिया की डिमांड ज़्यादा थी तो इसलिए सिंधिया हर क्षेत्र में गए। तो मुझे लगता है कि उन्हें भी एक मेहनत करने की आदत है और वो जब भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, ये कोरोना काल का जब अब प्रभाव खत्म होगा मनोज, तब आप देखेंगे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पहले से ज़्यादा मेहनत करते हुए नजर आएंगे। प्रभु जी, मेहनत की बात है और निश्चित रूप से मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो ग्वालियर चंबल की बात हुई है कि चंबल एक्सप्रेस वे, प्रोग्रेस वे जिसका नाम हो गया, सरकार की प्रायोरिटी में है, वोट बैंक को साधने की कोशिश है। कई सारी सीटें ऐसी लेकिन जिसका जिक्र अभी तक नहीं हो रहा है। लेकिन अगर सिंधिया जिस प्रकार से सक्रियता दिखा रहे हैं और मुख्यमंत्री के साथ जब वो दौरे पर निकलेंगे, तब क्या कुछ चुनौतियाँ होंगी? क्योंकि जीतू पटवारी जो चीज़ें गिना रहे हैं वो सारी वो चीज़ें हैं जो इसका वादा उन्होंने किया था कि हम ये पूरी करेंगे, वो कर नहीं पाए, और अब वो उसकी अपेक्षा सिंधिया से कर रहे हैं कि सिंधिया उसमें चिट्ठी लिखें, सिंधिया उसका इम्प्लीमेंटेशन कराएं। देखिए मनोज जी, कांग्रेस जो है एक तरीके से अपनी खींच निकालने की कोशिश कर रही है। कल हमने जीतू पटवारी की देवास की जो सभा थी, जो चुनावी रैली है, वो भी देखा है वहाँ पर हाट पिपलिया को लेकर। उसमें भी वो यही कह रहे हैं कि सरकार तो बदल गई,
तो जो पिछली सरकार को जो मैंडेट मिला था जिन वचनों के आधार पर, अब उन वचनों को पूरा करने की जिम्मेदारी नई सरकार की, क्योंकि इनने हमारी सत्ता छीनी है। तो दुनिया में अनादिकाल से आज तक देखें ऐसा कहीं कोई निज़ाम नहीं है कि जो सत्ता से बेदखल किए गए लोग हों उनके वादे इरादों को नई आने वाले सत्ताधारी दल पूरा करे, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। वो जो है कांग्रेस ने भी कभी नहीं किया होगा। कांग्रेस ने भी नहीं किया। तो स्वाभाविक तौर पर वचन पत्र, हर पार्टी का अपना घोषणा पत्र या वचन पत्र अलग अलग होता है। वो जब सत्ता में आती है तो अपने वचन पत्र पर या अपने घोषणा पत्र पर अमल करती है कि हमने ये घोषणा की थी वो पूरी की है। वो जनता के पास अगले चुनाव में जाती है तो अपने वादों को लेकर जाती है, दूसरे के वादों को लेकर नहीं जाती। ये कांग्रेस को भी समझ में आता है, लेकिन चूंकि अब उनके पास कहने को कुछ है नहीं, 15 महीने में ऐसा कुछ है नहीं मनोज जी जो वो कर पाए हों। यानी इसको ऐसा भी देख सकते हैं, जो एक मशहूर फिल्म का एक बड़ा चर्चित डायलॉग था कि मेरा शासन ही मेरा वचन है, मेरा वचन ही मेरा शासन है। नहीं, वो तो एक फिल्म का डायलॉग था, और यहाँ तो वचन का भी शासन नहीं रहा है जी, है ना। यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी के यदि आरोप को सही माने तो यहाँ पे छलों का शासन रहा है कि छल ज़्यादा किए गए वचन पत्र के आधार पर। आप याद कीजिए मनोज जी, हम लोगों ने चर्चा की थी उस जमाने जब वचन पत्र आया था, 900 से ज़्यादा वादे किए गए थे, और कई वादे तो ऐसे थे जिनको पूरा करना संभव ही नहीं था, बिल्कुल जो असंभव से लग रहे थे, और उसको कांग्रेस ने उनके आधार पर जो है दिवस अपना दिखाकर सत्ता हासिल की थी। वो खुद कांग्रेस उनको पूरे नहीं कर पाई। 15 महीने में यदि वो अपनी कर्ज माफ़ी का वादा ही पूरा कर देती, जो 10 दिन में कर्ज माफ़ी की जो घोषणा थी राहुल गांधी की, तो मेरे ख्याल से वो बहुत बड़ा वचन उनका पूरा होता, और उसके सारे जो पाप हैं वो सब धुल चुके होते। अकेले एक उस वायदे को पूरा करने के साथ 10 दिन में यदि कर्ज माफ़ी वाकई में सारे किसानों के खाते में जीरो हो जाते कर्ज के अमाउंट, तो आज कांग्रेस को कोई हरा नहीं सकता था, ना भारतीय जनता पार्टी से सत्ता उनसे छीन सकती थी। यहाँ जो सिंधिया जी की जो बात हो रही है ग्वालियर चंबल अंचल में, तो स्वाभाविक तौर पर उनका प्रभाव क्षेत्र है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और सिंधिया 1+1 मिलाकर 2 नहीं होने वाले हैं, वहाँ पर 11 होने वाले हैं। और इसका उदाहरण यदि हम देखें तो जो 22 लोग सिंधिया के कारण आए हैं छोड़कर कांग्रेस से भाजपा में, तो वो केवल इसलिए आए हैं क्योंकि उनको मालूम है कि उनका अपना खुद का वजूद कुछ नहीं है। यदि वो चुनाव जीते हैं तो सिंधिया के नाम या सिंधिया की मेहनत के कारण जीते हैं। तो ये एक बड़ा फैक्टर है जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वहाँ पर जाता हुआ दिखाई देता है। एक और खबरें आ रही भटनागर जी की कांग्रेस में दिग्विजय सिंह का कद बढ़ रहा है, उनको नई जिम्मेदारी मिल रही है, तो यानी कांग्रेस की तरफ से एक मैसेज मान लिया जाए उन युवा नेताओं को जो बड़ी उम्मीदों के साथ कांग्रेस में इसलिए टिके हुए थे कि शायद उनके अच्छे दिन आएंगे, नकुल नाथ और जयवर्धन उनको छोड़ दिया जाए तो उनके लिए भी एक मैसेज है कि अभी भी आपके पास मौका है कि कांग्रेस में अभी भी बुजुर्गों की भी चलना है, मार्गदर्शक मंडल जैसी कोई चीज़ उनमें होने वाली नहीं है। देखिए मनोज, ये सिर्फ एक खबर है। जिस तरह के लिए वो कमेटी बनाई गई है जिसमें पी चिदम्बरम, जयराम रमेश, डॉक्टर अमर सिंह, दिग्विजय सिंह को रखा गया है, वो ये है कि सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार जो अध्यादेशों के जरिए कानून बना रही है उस पर वो निगरानी रखेंगे। तो निश्चित तौर पे वहाँ पे अनुभवी नेताओं का होना जरूरी है। इसको आप ये कह के नहीं कह सकते कि इससे केवल दिग्विजय सिंह का कद बढ़ गया। मुझे लगता है दिग्विजय सिंह का कद कभी कम हुआ ही नहीं कांग्रेस में। कांग्रेस वो एक रणनीति के तहत चीज़ों से दूर रहे। यहाँ भी जब चुनाव हो रहा था तो दिग्विजय सिंह मेहनत कर रहे थे, लेकिन उनसे कहा जा रहा था कि वो बोले नहीं। उनका बोलना कांग्रेस के लिए नुकसानदायक है, ये कहा जा रहा था। तो मुझे लगता है कि आप देखेंगे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया तो बिल्कुल गांधी परिवार के बहुत नज़दीकी थे, लेकिन आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे राज्यसभा की सीट दिग्विजय सिंह के खाते में गई। तो निश्चित तौर पर दिग्विजय सिंह का महत्व हाईकमान के सामने बना हुआ है। उनका कद किसी समिति में शामिल होने से छोटा बड़ा हो, ये मुझे समझ में नहीं आया। निश्चित तौर पर दिग्विजय सिंह का कद है। अब पार्टी उनका कैसा उपयोग करेगी, वो क्या आचरण करेंगे, ये सारी चीज़ें कांग्रेस के लिए प्लस माइनस वाली हो सकती हैं। लेकिन उनका आचरण, जैसे आपने भी कहा कि उनका मुंह बंद रखना भी खबर और खोलना भी एक खबर है। बहरहाल समय कोई इजाज़त नहीं देता है, इसलिए आप दोनों का बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पे जिस प्रकार से सिंधिया का तूफानी दौरा मालवा में शुरू हुआ है, 2 दिन का ये दौरा है, उसके पहले भी वो हाटपिपलिया पहुँचे थे, इसके साथ ही कई बार वो दौरे में निकले हैं। और अब जब ग्वालियर चंबल की ओर जब वो मूव करेंगे, उसके पहले लगता है कि वो पूरे मालवा की सारी सीटों पे पहुंच चुके होंगे, या प्रदेश के बाकी जिन हिस्सों में चुनाव होना वहाँ सबसे आखिर में उनका फोकस ग्वालियर चंबल होगा, क्योंकि इस समय तो पूरी सरकार का फोकस भी ग्वालियर चंबल है। और चंबल प्रोग्रेस वे जो कि 300 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा मार्ग है और ऐसी जगह से निकलेगा जहाँ पर ज़्यादातर सीटों पर उपचुनाव होना है। तो इस प्रोग्रेस वे का निश्चित तौर पर एक बड़ा असर उस क्षेत्र में बुनियादी तौर पर देखने को मिलेगा। और उस पर सोने पर सुहागा ये कि जो नितिन गडकरी ने कहा था कि अगर रिकॉर्ड समय में सरकार ने भूमि अर्जन कर दिया तो इसका उद्घाटन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और इसका नाम अटल जी के नाम पर रखने की सुगबुगाहट भी शुरू हो गई है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बीजेपी ने चहु और घेराबंदी कांग्रेस को शुरू कर दी है और कांग्रेस अभी अपने छोटे छोटे प्यादों को आगे ला रही है। उनके वजीर और राजा अभी कहीं छुपे बैठे हैं और जब वो मैदान में आएंगे तब सिंधिया और शिवराज की जोड़ी से उनका जब सामना होगा तब दोनों दलों के तर्कस से जो तीर निकलेंगे वो देखना दिलचस्प होगा कि उन तीरों की काट किसके पास होगी। तो सत्ता के फाइनल में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।